हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 8 क्लास 12 अध्याय 8 का नोट्स, कंप्लीट नोट्स देखेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, इसके अध्याय का नाम है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने नोट्स पाँच छः किताबों से मिलाकर लिखा है ताकि हर तरह के एग्जाम में आने वाले प्रश्न लड़ जाएं। और कौन कौन से पॉइंट्स हेडिंग्स बढ़िया है, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताते चलूँगा। आप उसको ही कवर करते चलिएगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको मैं जो वीवीआई पॉइंट बताऊंगा उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, उसे लिख लीजिएगा और उसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा। या क्वेश्चन का आंसर देखिएगा अपना पिछला साल का। पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है, डी और एफ ब्लॉक के बारे में परिचय दे रहा है। फिर यहाँ पे और भी कुछ बातें हैं। ये अब मेन बात शुरू हो रहा है। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को, और एफ वालों को आंतरिक संक्रमण कहा जाता है। यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे और भी डिटेल में जानेंगे हम लोग। इसमें 4 श्रेणियाँ होती है, संक्रमण श्रेणियाँ, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक की 3D 4D 5D। इसमें आवर 4 5 6 आता है, फिर आगे एक और है 7 आता है। कौन कौन से तत्व आते हैं यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे यह है 60 श्रेणी डी ब्लॉक का आवर्त 7, जो अभी भी अधूरा है या पूर्ण है। इसमें सभी तत्वों को ज्ञात नहीं किया गया, अभी खोजा नहीं गया है। यहाँ पे आता है आंतरिक संक्रमण यानी एफ ब्लॉक। इसमें भी 2 श्रेणी है, एक लेंथेनाइड एक एक्टिनाइड। इसमें 4F भरता है और 5F भरता है, इसलिए श्रेणी इसी आधार पर कहा गया है। अब संक्रमण तत्व के बारे में जानेंगे डिटेल में, लेकिन पहले बता दूं परिभाषा इसका इम्पोर्टेंट है। संक्रमण तत्व का पूछ लेता है हमेशा 2 नंबर में, या जो भी आपका एग्जाम में होता हो। फिर यहाँ पे ये वाला लाइन्स वीवीआई है सारा, कि जिंक कैडमियम और पारा संक्रमण तत्व नहीं है, भले ही डी ब्लॉक में आती है। तो ये लाइन पूरा का पूरा वीवीआई है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके बाह्य विन्यास पूर्णतः भरे होते हैं। डी ब्लॉक में पूर्णतः भरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण से ये डी ब्लॉक में होते हुए भी, डी ब्लॉक कह रहा हूँ, इन तत्वों में जो बाह्य विन्यास है पूरा भरा रहता है। डी में 10 चाहिए, 10 भरा है। इस कारण से ये डी ब्लॉक में होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं है, यानी असंक्रमण तत्व। तो याद रहे कौन कौन असंक्रमण है, यहाँ से भी उठा देगा परीक्षा में। कारण भी स्पष्ट हो गया यहाँ पे। और भी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे CD और Hg पारा और कैडमियम दोनों का विन्यास लिखा गया है। इसमें भी 4D पूरा भरा है, 5D पूरा भरा है, इस कारण से ये असंक्रमण तत्व है। अब डी ब्लॉक का पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे पहले, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को सजाने का तरीका, और 1s2 2s2 के आधार पर सजाया जाता है ऑर्बिटल वाइज। ये वाला वीवीआई है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में उठा सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देके आपको कुछ पूछ सकता है, ठीक। तो ये इसका विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य विन्यास होता है। NS में 1 से 2, N-1 इंटू डी में 1 से 10। जो N का मान होगा उसमें से घटा देंगे, वही वाला ND हो जाएगा। अगर आधा भरा है और पूरा भरा है तो वो कक्षा का स्थायी होगा, अधिक स्थायी होगा, ये भी ध्यान रहे। फिर इनका विन्यास यहाँ पे 3D श्रेणी का अवस्था 4 वालों का यहाँ पे लिखा गया है। आर्गन के आधार पर लिखा गया है। आर्गन का 18 होता है, फिर उसके बाद जो शेष बाहर इलेक्ट्रॉन हो ऑर्बिटल आएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन सीधा रख दिया गया है। आगे देखिए। हाँ, एक और बात कि जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसी को ये पहले त्यागेगा। अगर SC त्यागता है दो इलेक्ट्रॉन को तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा, या इसको आप संयोजकता भी बोल सकते हैं। +2 यहाँ पे भी +2, यहाँ पे +1 दिखाएगा। इसमें कभी त्याग सकता है तो +2 +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +3 हो सकता है, प्लस इसमें 5 हो सकता है, 4 1 5, +1 +2 +3 इस तरह हो सकता है।
वो आगे देख लेंगे। अभी मैंने समझा दिया कि कैसे ऑक्सीकरण अवस्था पता चल जाएगा आपको। फिर आगे देखिए, यहाँ पे भी और विन्यास दिया है। यहाँ पे ज़्यादातर याद रखिए क्रोमियम का, क्यों? क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में पूछ लेता है, तो विन्यास काम आ जाएगा। इसके फोरस में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नहीं होते। पहले तो इसको ही भरना चाहिए था 2, फिर बाद में 4, लेकिन आधे भरे डी ऑर्बिटल और पूरे भरे अस्थायी होते हैं, इसलिए यहाँ पे आधा भर दिया गया ताकि अस्थायी हो जाए। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं किया जाता, ठीक। यहाँ पे Mn में भी 4s1 ही होगा, ऐसा नहीं कि 2 कर देंगे यहाँ पे 5 कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर यहाँ पे भी याद रखिए Fe का भी याद रखिएगा, Fe भी VPI है, ब्लैक पेन यूज करता हूँ। फिर यहाँ पे निकल का ध्यान से देखें तो निकल का 4s0 रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते। ये क्यों ऐसा होता है उसमें नियम आगे पता चल जाएगा। इसमें डी भी पूरा होता है। कॉपर का 4s1 होता है, इसमें पहले 1 भरता है, ऐसा क्यों? इसमें 10 भर दिया जाता है। अस्थायी तो पूरे डी भरे, पूरे ऑर्बिटल डी भरे, मतलब डी जब डी ऑर्बिटल पूरा भरा जाता है तो अस्थायी होता है। इस कारण से जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इसमें भर दिया जाता है, इसमें 9 आएगा। इसमें 4s2 होगा, इसमें 9 आएगा, तो इसको 10 कर दिया जाता है, इसको 1 कर दिया जाता है अस्थायी के लिए। इसलिए इसे भी याद रखें। परीक्षा में इनका ही विन्यास पूछ देता है, इनका और ये इसका पूछ देगा विन्यास। Zn का पूर्णतः कंप्लीट होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं, इसका तो सीधा सीधी भर देंगे, तो ये भी VVI है। जनरली +2 ऑक्सीकरण ही दिखाता है, ये भी याद रहे। कॉपर +1 और +2 दोनों दिखाता है, ये भी याद रहे, वो आगे देख लेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे अब 4D यानी पावर 5 में जो तत्व आते हैं उनका विन्यास दिया गया है। इनमें से कौन याद रखना आवश्यक होगा, तो आगे देखते हैं। पहले इनके 5s में भी 1 1 1 आ रहा है, किसी में 2 है, फिर किसी में 1 है। इसका कारण स्पष्ट पता चल जाएगा। यहाँ पे प्लेडियम का 5s0 होता है, Ag का 5s1 होता है। इसमें 2 और 9 कर सकते थे, लेकिन अस्थायी बनाने के लिए इसको 10 कर देते, इसको 1 कर देते। यहाँ पे इसका कैडमियम का +2 होता है। यहाँ पे कैडमियम को भी याद रखेंगे, इसका विन्यास, इन तीनों का विन्यास याद रखेंगे, ज़्यादातर इन दोनों का याद रखेंगे। ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, ये +2 दिखाता है। और एक बात, +1 क्यों दिखाता है, मैंने एक यहाँ पे क्यों भरा जाता है वो तो हमने बता दिया, क्योंकि आधे भरे और पूरे भरे ऑर्बिटल के आधार पे ऐसा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे 0 क्यों भरा गया, या किसी में एक 5s1 है तो किसी में 4d6 है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया गया? तो ये सिंपल सा इसका कारण है कि जो PD है या अन्य जो भी तत्व हैं जिनमें 5s1 है, वो S का प्लस ज़्यादातर +1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दिखाते। इस कारण से ऐसा अंदाज़ा लगा दिया गया है कि 5s में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता होगा, इस कारण से, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अभिक्रिया करते हैं। 5 श्रेणी 5D श्रेणी। अब 6वें के तत्वों को जानेंगे। यहाँ पे इनका देख लीजिए, यहाँ पे Xe जेनॉन के आधार पे लिखा गया, क्योंकि इसका 54 होता है, फिर आगे के जो भी कक्षक बच जाते हैं उसमें इसका लिखा जाता है। यहाँ पे याद रखने लायक कौन है, प्लेटिनम का याद रखिए। क्यों? क्योंकि ये प्लस इसका 1 है 6s में, और ये हमेशा +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है जनरली, ज़्यादातर। सोना भी Au सोना भी 1 दिखाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6s1 रखा गया, 5d9 रखा गया, इसको 10 नहीं किया गया। चाहते तो इसे 10 करके इसको 0 करके अस्थायी बना सकते थे इसको, लेकिन सोना खुद अस्थायी होता है इस अवस्था में भी, +1 अवस्था में भी सोना अस्थायी होता है, यानी कितना साल भी रहे ये कभी जंग नहीं लगता, ना ही किसी से अभिक्रिया करता है। इसलिए इसका 6s1 देखा समझा गया है, यानी इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादातर ये किसी से भी अभिक्रिया करता भी है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के, इसलिए माना जाता है कि 6s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 5d में 9, इस तरह कल्पना है। फिर यहाँ पे जो Hg पारा है इसको भी याद रखेगी, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, ये 2 त्याग कर, और अस्थायी भी होता है। Hg पारा द्रव रूप में पाया जाता है, जल्दी अभिक्रिया करता नहीं किसी से, अस्थायी होता है, लेकिन फिर भी कराने पर ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन 6s का।
आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे 60 श्रेणी आवर्त 7, जो कि अधूरा भी है। जो तत्व है आवर्त 7 अधूरा है वैसे, ये इसमें तो अधिकतम का खोज हो ही चुका है। इसमें देख लीजिए सबका विन्यास, और इसमें याद रखने लायक तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे एक आता है UUB, इसको समझिएगा। UUB का मतलब ये IUPAC नाम है इसका। इस तत्व का खोज हो भी गया है, तो इसका अभी तक नाम IUPAC ने क्लियर नहीं किया है, इसलिए इसका IUPAC नाम रखा गया। अभी आप ये जितने तत्व देखते हैं, इनका नाम जहाँ पर खोजा गया उसी जगह के नाम पे रखा गया, या जिस वैज्ञानिक ने खोजा उनके नाम पे रखा गया, या जिस देश में खोजा गया उस देश के नाम पे रखा गया। इसका अभी तक नाम आया नहीं, इसलिए इसका UUB अनबाइयम, अन मने एक, अन मने एक, बी बाई मने 2, 112 EM लगा दिया जाता है। 11 क्लास में पढ़े होंगे कैसे लिखा जाता है IUPAC नाम 100 से अधिक वालों का। और यहाँ पे एक्टिनियम का याद रखेंगे। एक्टिनियम का 7s2 2 और 3 होता है, ठीक। अच्छा, इनके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 1 3, इसको याद रखिएगा, बस इतना काम है। 7s में 2 और 60 में 1। अब आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में लिखा गया, फिर आगे देखते हैं। ये सब गुण है, कुछ पॉइंट्स है, इसको लिख लीजिए। फिर आ गया संक्रमण तत्व के गुण। यहाँ पे कुछ विशेष बातें देखने को मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट बातें भी मिलेंगी। और एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो मैं VVI बता रहा हूँ वो आपको तभी समझ में आएगा क्लियरली जब आप पिछले साल का एग्जाम में आया हुआ प्रश्न देखेंगे। इसलिए जाके पिछले साल का जो भी पेपर है आया होता, क्वेश्चन बैंक कहलाता है, उसे जाके देखिए, मिलाइए। आपको लाइन का महत्व तब समझ में आएगा कि वो कैसे VVI है, ठीक। और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो आप केवल VVI पॉइंट्स को ही क्लियर कीजिए, सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आप अगले साल परीक्षा देने वाले तो इसको आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इन तत्वों का संरचना ही दिया है कि कौन किस जालक में किस संरचना में पाया जाता है। आपको याद होगा अध्याय 1 ठोस अवस्था, SCP, CCP, CCP, हाँ SCP, षटकोणीय निविड़ संकुलन, घनीय निविड़ संकुलन ना, केंद्रित निविड़ संकुलन, याद होगा आपको। तो ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। हाँ एक बात, इन सब बातों को आप अध्याय 1 में जो बताया गया उसी को याद रखिए, अध्याय 1 वाला याद रखिए, ठोस अवस्था वाला। कौन सा चालक बनाता है, NaCl कैसा चालक बनाता है, क्योंकि वहाँ से ही आएगा, यहाँ से नहीं आने वाला, ठीक। यहाँ पे इन सबको नोट करना है तो कर लीजिए। ये X क्या है, तो X एक विशेष धात्विक संरचना जिसका भी पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे X कर दिया है। X मतलब क्रॉस, इसका पता नहीं है कौन सा वो संरचना, जटिल है, इसलिए जटिल मतलब ज्ञात करना थोड़ा कठिन है। अब सामान्य गुण देखेंगे। पहला सामान्य गुण, पहले वो गुण में ये थोड़ा दिखा दिया संरचना, अब पहला शुरू करेंगे सामान्य गुण। नहीं सामान्य गुण नहीं, गुण में पहला भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग लगाते हैं। अब देखिए आगे, संक्रमण धातुओं के जो गुण होते हैं यहाँ पे लिखा है। मेन ज़्यादा जरूरी या ज़्यादा VVI के हैं तो ये वाली बात है कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे लोहा है, लोहा को गलाना इतना आसान नहीं, ना उबाल सकते हैं उसको जल्दी। लोहा को गलाना उबालना भी बहुत कठिन है, उसको ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। गलन अंक यानी ताप, क्वथन अंक यानी उबालने के लिए दिया गया ताप, अंक माने ताप। तो याद रखें ये जो उच्च होता है, क्यों होता है यहाँ पे कारण भी दे दिया स्पष्ट, क्योंकि धात्विक बंधन होता है, NS इलेक्ट्रॉन के अलावा N-D इलेक्ट्रॉन होता है और इनकी भागीदारी होती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और फिर इन सभी तत्वों का जो गलनांक या क्वथनांक है उनमें परिवर्तन नियमित नहीं होता। कैसे, ये प्रयोग से देखा गया है और यहाँ पे ग्राफ भी दिखाया गया है कैसे।
जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रहा है उनका गलनांक में कोई नियमित परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन तीनों में थोड़ा नियमित जा रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर समान हो जा रहा है, फिर घट रहा है। देख रहे हैं, बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि सभी तत्वों का क्वथनांक बढ़ते चला जाएगा, यानी कोई किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, नियमित नहीं है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल लिख लीजिएगा लिखने का मन होगा तो। आगे देखते हैं। यहाँ पे कण एंथैल्पी का भी ग्राफ दिया है। कण एंथैल्पी मतलब क्वथनांक, उसके कण को उबालने के लिए एंथैल्पी मतलब ऊर्जा होता है, ऊर्जा परिवर्तन। वैसे तो परिवर्तन होता है ऊर्जा, तो यहाँ पे ये भी नियमित नहीं है क्वथनांक भी। इनको उबालने के लिए भी अलग अलग टेम्परेचर है, कोई नियमित परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसी का बढ़ रहा है, किसी का थोड़ा बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है, फिर समान रह रहा है, फिर घट रहा है। ठीक, यहाँ पे दिखाया भी गया है। कभी 326 है तो कभी 477 हो गया, तो किसी का 515 है तो किसी का 347 है। नियमित परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका कोई फायदा नहीं याद करने का, केवल लिखने लायक है और समझने लायक है। मतलब कुछ चीज़ें केवल समझने के लिए है, कुछ चीज़ें समझ के साथ याद भी रखने की ज़रूरत है, वही परीक्षा में काम आएगा। फिर यहाँ पे और भी बातें दिया गया है। फिर यहाँ पे प्रत्येक श्रेणी के लगभग बीच में उच्च मान यह दिखाता है कि प्रबल अंतराणविक, हाँ उससे कोई लेना देन नहीं है। यहाँ पे देखिए, सामान्यतः संयोजी इलेक्ट्रॉन की श्रेणी जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल आबंधन होगा। जितना ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा प्रबल आबंध बनाएगा। तो ये भी कोई खास बात नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पे ये वाली बात विशेष है, इसको ध्यान रखिए। जिस धातु की कण एंथैल्पी बहुत उच्च है वह अभिक्रिया में उत्कृष्ट या अक्रिय रहता है। मतलब क्या है, जिसका सबसे ज़्यादा है कण एंथैल्पी क्वथनांक, यानी उसको उबालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यानी जनरली कोई भी अभिक्रिया कम ताप पे ही हो जाती है। ठीक, तो अगर उसको कम ताप पे हम उसको सोचे कि वो अभिक्रिया में भाग लेगा तो वो नहीं लेगा, वो उत्कृष्ट रहेगा या अक्रिय रहेगा कम ताप, क्योंकि उसको ज़्यादा चाहिए था। ये बात ध्यान रखें। तो मान लीजिए अभी हमने 515 देखा वेनेडियम का, तो वेनेडियम अक्रिय रहेगा। चारों में से कहते कि चारों में से कौन पहले अभिक्रिया में भाग लेगा या कौन नहीं लेगा, तो टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा किसको कितना चाहिए। ठीक, 4 ऑप्शन नहीं देते हैं। फिर यहाँ पे आ गया परमाणु और रासायनिक व्यवहार या त्रिज्या कह सकते हैं आप इसको। तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रासायनिक बढ़ता ही है नीचे जाने पर। ध्यान देंगे यहाँ पे एक बात कि वर्ग में नहीं, बाएं से दाएं जाने पर, यहाँ पे बाएं से दाएं के आधार पे सारी बातें हो रही है, तो कमी होता है। ठीक, बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होता है। वैसे भी आप पढ़े होंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, इसलिए इसका भी आकार में कमी होगा। ऐसा क्यों होता है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ते जाता है तो इलेक्ट्रॉन खिंचाते चले जाते हैं। नाभिक का आवेश, नाभिक बड़ा होते जा रहा है, आवेश बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, आकार पहले से छोटा हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन इतना चक्कर लगा रहा था, अब नाभिक का आवेश बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन और सट जाएगा, थोड़ा करीब में आके चक्कर लगाने लगेगा, आकार घट जाएगा। इसको आवरण प्रभाव कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक आवेश बढ़ने लगता है, बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, तो बीच में जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने लगते हैं तो उसको आवरण प्रभाव कहा जाता है। फिर यहाँ पे भी कुछ विशेष बातें हैं, ये परीक्षा में पूछता नहीं लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा। आगे यहाँ पे इनको भी नोट कर लीजिए। अब आगे आता है लैंथेनॉइड आकुंचन या संकुचन। ये VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। इसका परिभाषा पूछ लेता है। ठीक, तो केवल परिभाषा लिखने की जरूरत है और कुछ नहीं। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे लैंथेनाइड आकुंचन का कारण दिया है, ऐसा क्यों होता है, लैंथेनाइड आकुंचन क्यों होता है। ठीक, फिर आगे ग्राफ भी दिया है। ये ग्राफ है, आप किताब से भी इसको बना सकते हैं। क्या देख रहे हैं कि पहले घट रहा है त्रिज्या, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रहे हैं वैसे वैसे त्रिज्या घट रही है, लेकिन आगे जाके फिर बढ़ भी रहा है।
इसी को लैंथेनाइट अवकुंचन कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये जो आपको 4D और 5D दिया है इसको उस ग्राफ के नीचे ही लिख लेना है। फिर आ गया घनत्व, इसको नोट कर लीजिए घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पे सारा दे दिया है। फिर आयनन एंथैल्पी आ गया, यानी कि आयनन का मतलब होता है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। जो भी परमाणु है या तत्व है उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको ऊर्जा देना पड़ेगा, तो जितना देंगे वो आयनन एंथैल्पी कहलाएगा। सबसे बाहरी कक्षा का निकालेंगे तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, फिर उसके अंदर वाले कक्षा का निकालेंगे तो दूसरी, द्वितीय, फिर उसके अंदर वाले का निकालेंगे तो तृतीय हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान भी दे दिया है। जगह कम है इसलिए अन्य तत्वों को नीचे लिख दिया गया है। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता, इस तरह याद करेंगे इसको। फिर ये यहाँ पे क्या क्या प्रवृत्तियाँ होती हैं, कैसे कैसे परिवर्तन होता दिया है। कुछ चीज़ें ज्ञान के लिए, कुछ नहीं, पूरा चीज़ ज्ञान के लिए ही पढ़ना चाहिए। ज्ञान के लिए पढ़ने वाला व्यक्ति सफल होता है पढ़ाई में या किसी भी जगह पे। लेकिन हाँ, परीक्षा की बात हो तो केवल उसी चीज़ को पढ़ें जो एग्ज़ाम में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम नंबर देखना चाहता है। ठीक, आगे देखते हैं। इन सब को नोट कर लीजिए यहाँ पर। फिर मैं पूरे एक सिधाई से दिखाते जा रहा हूँ, इसको आप लगातार बनाते चलिए, इसमें कहीं से भी कट नहीं है। ठीक, आयनन एंथैल्पी के बारे में और कुछ जानकारियाँ हैं। फिर अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे इन सबको नोट कर लीजिए। अब आता है यहाँ पे मेन चीज, ऑक्सीकरण अवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ से एग्जाम में सवाल कई सारे उठ जाते हैं, तो इसके बारे में आगे देखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बता रहा है। शुरू वाला और लास्ट वाला तो नहीं दिखाते परिवर्तन, लेकिन बीच वाले सभी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, कारण कि इनमें NS और N-1/2d इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए सबका दिखाया भी गया है। SSC +3 दिखाता है, +2 नहीं दिखाता, इसलिए इसको क्वेश्चन में बंद किया गया। जैसे किताबों में तो कई सारे बातें दी हैं, लेकिन मेनली +3 ही दिखाता है, +2 का भी नहीं दिखाता। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आप यहाँ पे कोष्ठ में देख रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था, वो अस्थायी है। मतलब ये होता भी है तो टिकता नहीं, खत्म हो जाता तुरंत। थोड़े समय के लिए बन भी गया Ti+4 तो ये रुकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। लेकिन +2 और +3 अवस्था में टाइटेनियम हमेशा ऑक्साइड बनाता है, इस अवस्था में अस्थायी रहता है, बदलता नहीं है। तो क्या देख रहे हैं, परिवर्तनशील है। उसके बाद वाले सभी अलग अलग तरह के विभिन्न परिवर्तन दिखा रहे हैं, +2, +3, +4, +5, ये सभी तत्व। ठीक, अब इसमें से किन को याद रखना जरूरी है, क्या याद रखना जरूरी है, तो आप केवल परमाणु संख्या याद रखिए। एक क्रोमियम को याद रखिए, और +2 दिखाता है ज़्यादातर और +4 दिखाता है, यही ज़्यादातर दिखाता है। दो कोष्ठ वाले अवस्थाएं ये ज़्यादातर नहीं दिखाते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी दे दिया गया है। मैग्नीज का मैक्सिमम होता है, ये सबसे ज़्यादा दिखाता है, मैक्सिमम दिखाता है मैग्नीज। क्यों? क्योंकि इसका +7 तक है, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से भी पूछ देता है एग्जाम में। आपको क्या याद रखना है, परमाणु संख्या, संकेत, विन्यास उनका कैसे लिखा जाता है। ऐसा क्यों परिवर्तनशील होता है, क्योंकि इसमें D और S दोनों कक्षक भाग लेते हैं, इसीलिए। लोहा का भी याद रखिएगा, कोबाल्ट का नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +3 होता है, कैसे? इसके यौगिकों को आप देखिए, उसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए, Fe2O3 FeO निकाल के देखिए, FeO में +2। ये सब ऑक्सीकरण अवस्था कैसे पता किया गया, तो बस यौगिकों से पता किया गया। उनको ये नहीं पता था वैज्ञानिकों को कि ये 2 त्यागे आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो यौगिक बना रहे हैं ये तत्व, उनमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन देकर बने हैं यौगिक। तो कभी 2 देकर बने हैं तो किसी को 3 देकर बने हैं, इसलिए ये परिवर्तन है, लिख दिया गया है प्रयोग से। आगे देखते हैं और भी। फिर है निकेल, कॉपर, जिंक। इसमें जिंक बहुत PBI है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +2।
यानी ये Zn2+ के रूप में पाया जाता है। ये Cu+ और Cu2+ भी पाया जाता है, +1 और +2 दोनों दिखाता है। कैसे? तो CuO और एक होता है Cu2O, उसको हल करके देखिए, आपको +1 और +2 मिल जाएंगे। निकल का भी याद रखिएगा। जो मैं VVI लगा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली लड़ जाएंगे या मिल जाएंगे देखने को, या काम आएंगे, ठीक। और बाकी जो मैं नहीं लगा रहा वो आपको समझ लेना है केवल, ठीक। और जो मैं लगा रहा हूँ उसको एकदम कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में। अब आगे और भी आप पढ़ के ढूंढ सकते हैं, क्या जाने आपको भी बहुत अच्छा मिल जाए, ठीक। सबका नॉलेज अपना अपना अलग अलग होता है, इसीलिए ऐसा नहीं, आप भी देख सकते हैं, अपने से भी क्वेश्चन गेस कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे इन सबको लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में ही लिखा है, डिटेल में जानकारी है, सबको देख लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पे VVI जानकारी है कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज का होता है, Mn, इसको याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे इन सबको नोट कर लीजिए। अब आगे आपको मेन चीज मिलने वाला है, वो ये है M2+/M, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है आप जानते होंगे, अध्याय 3 पढ़े होंगे तो, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो भी, मान लीजिए जो भी, तो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव वही, इधर होता है कैथोड, एनोड, इधर होता है कैथोड। तो एनोड जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जितना त्यागता है उसको इस प्रकार लिखा जाता है। वैसे मानक अपचयन विभव लिखा जाता है कैथोड के रूप में, Mn M2+/M, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने ग्रहण किया और बदल गया धातु में। जो आयन था M2+, वो M में बदल गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। यानी ये जो है दो इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो उस स्थिति में इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक। अध्याय 3 पढ़े होंगे आप, डिटेल में क्या समझाना है। जब इनको कैथोड बनाया जाएगा या एनोड बनाया जाएगा तब की स्थिति बताया है यहाँ पे। तो इसका माइनस में, सभी का माइनस में होता है, लेकिन एक ध्यान देने योग्य है कॉपर, किसका प्लस में होता है। यानी इसका इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी अपचयन होता है इसका, हमेशा अपचयन होता है, इसका ऑक्सीकरण कभी नहीं होता। बाकी का ऑक्सीकरण होता है क्योंकि ये सब माइनस में, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है हमेशा, माइनस का मतलब ग्रहण कर सकते हैं, यानी हमेशा कैथोड के रूप में ही रहता है और इनका एनोड बनाया जा सकता है, समझिएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि यहाँ पे जिनका माइनस होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक। माइनस का मतलब घटते जा रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव कम है। सबसे ज़्यादा कम किसका है? कॉपर को छोड़ के, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 0.5, 2.5 है, 2.8 है, 9 है, 9 सबसे ज़्यादा है। फिर से ये तो सबसे कम है, जितना माइनस में ज़्यादा रहेगा उतना कम समझिए। अभी फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो 2.5, ये सबसे कम है, ठीक। अरे सबसे ज़्यादा है 2.5। तो माइनस में सबसे ज़्यादा निकल का है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। सबसे कम किसका है? तो 6, 3 यहाँ पे 6, 1.6 सबसे कम इसका है, टाइटेनियम का। तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा त्यागेगा, निकेल, ठीक। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, आप पढ़िए, इसके बारे में डिटेल में लिखा गया, आप पढ़ेंगे तो कुछ समझ जाएंगे। मैं अभी मोटे मोटे समझा रहा हूँ आपको। ये प्लस है, यानी हमेशा ये इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी इसका कैथोड बनाया जा सकता है। इसके बारे में अध्याय 3 में डिटेल में पढ़े होंगे। हाँ, यहाँ पे हमें याद ये रखने की जरूरत है कि इनका मान आपको याद रखना है। परीक्षा में क्या पूछ देगा, इस तरह दे देगा, Ti2+, यहाँ पे 2+ है ना, Cr2+, Fa2+,
Zn2+ इन चारों में से किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा या अधिक होगा। तो आपको चारों का कंपेयर करके ये याद रखना पड़ेगा और उसी आधार पर टिक कर देंगे ऑब्जेक्टिव में। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे उसी मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में लिखा गया है। ये सभी वीवीआई पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा, ये काम आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में, ठीक। और यहाँ पे भी और सारी बातें हैं, कुछ का धनात्मक होता है वो भी दिया है। अब आता है अपचायक गुण, ठीक। ऑक्सीकरण गुण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, और अपचायक गुण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक। यहाँ पे देखते हैं आगे इसके बारे में लिखा है। यहाँ पे अपचायक गुण से संबंधित विशेष बातें लिखी गई है। ये अध्याय 3 पे ही रिलेटेड है, ठीक। और यहाँ से M2+ से ज़्यादातर सवाल आ जाते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पे आ गया 3+, M3+/2+, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2+ में बदल जाए। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव, इससे संबंधित ज़्यादातर परीक्षा में मैंने सवाल नहीं देखा है, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। केवल इसके बारे में दिया है मान, ये डैश बता रहा है कि इनका अभी तक ज्ञात नहीं है या इनका ज्ञात हो ही नहीं पाता या ये त्यागते ही नहीं, ऐसा कभी बनाते ही नहीं, इसीलिए। आगे देखते हैं, एक और बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो M3+ या M2+ है, बाई M2+, इसका मतलब थोड़ा समझा देता हूँ आपको मैं कि मान लीजिए Sc3+ है तो 2+ कब दिखाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। 3 त्यागा था तो 3 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने वापस ले लिया, तो अब इसके पास कितना त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, आवेश होगा 2+2, यानी 3 में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो +2 अब दिखाएगा। केवल 3 त्यागा था, एक ले लिया, +2 दिखा रहा है। समझ में आ रहा। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अवकरण होता है, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अवकरण होता है, और जिसका अवकरण या अपचयन होता है वो अक्षीकारक होता है, यानी ये अक्षीकारक है। और जो इलेक्ट्रॉन खाली त्यागते हैं वो अपचायक होते हैं। जो ग्रहण करता है अक्षीकारक, जो त्यागता है वो अवकारक या अपचायक। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए आगे, इस अवस्था में सभी अक्षीकारक होते हैं। यहाँ पे उसी से संबंधित बातें लिखी गई हैं, इन सबको देख लीजिएगा। अब आते हैं रासायनिक क्रियाशीलता और E0 का मान। E0 के मान के आधार पर कौन कितना क्रियाशील होगा, यहाँ पे वही बात बता रहा है। ये अध्याय 3 में भी आप पढ़े। अब इसको आगे देखते हैं, उससे संबंधित यहाँ पे बात लिखे गए हैं, इसको नोट कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। वही वाली बात फिर मैंने लिख दिया, E0 का मान दोबारा, मानक इलेक्ट्रोड विभव 2+। M क्या है, इन्हीं को व्यक्त करता है, धातु है ना ये, इसीलिए मेटल। अब समझिएगा, यहाँ पे हम जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं, ऊपर से नीचे मत समझिएगा। ये आवर्त में ध्यान से देखिएगा तो बाएं से दाएं इस तरह है। तो क्या देख रहे हैं, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ऊपर में ज़्यादा माइनस है, फिर नीचे में कम माइनस होते जा रहा है, माइनस में घटता जा रहा है मान, घटता नहीं जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। माइनस में जितना ज़्यादा होगा उसको उतना कम समझिएगा, जितना कम होगा उसको उतना ज़्यादा समझिएगा, ठीक। यानी ये ज़्यादा है इससे, क्यों, क्योंकि 0 के पीछे जिसे जिसे हम जाते हैं और मान घटते चला जाता है, 0 के आगे जिसे जिसे जाते हैं बढ़ते चला जाता है। तो देखिए ये ज़्यादा माइनस में है, ये कम माइनस में है, ये और कम माइनस में है, ये और कम, ये माइनस कम माइनस में है, ये दोनों बराबर है, ये कम माइनस में है, यानी नीचे आने पर कम ऋणात्मक होते जा रहा है इलेक्ट्रोड विभव। अच्छा, माइनस में जो भी इलेक्ट्रोड विभव होता है तो ये बताता है कि इसका एनोड बनाया जा सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है उसका निष्कर्षण भी आसानी से हो जाएगा, या उसका विद्युत सेल भी बनाया जा सकता है आसानी से, ठीक। यहाँ पे SSC का ज्ञात नहीं है, स्केडियम का, इसलिए इसको डैश मार दिया गया है इस तरह। अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे कम ऋणात्मक होते जा रहा है, यानी धनात्मक होते जा रहा है धीरे धीरे ना, माइनस घट रहा है, माइनस वाला चीज़ अब खत्म हो रहा है, कम ऋणात्मक होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अब +2 संयोजकता नहीं दिखाएंगे,
यानी घटता चला जाएगा। +2 दिखाने का जो स्वभाव है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो आदत है, वो कम होता चला जाएगा। यानी अब इधर वाले जनरली ज़्यादातर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण नहीं रखते हैं, यानी ऑक्सीकरण गुण घटते चला जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो ऑक्सीकरण गुण है घटते चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण बढ़ने लगता है, यानी अपचायक गुण बढ़ने लगता है, अपचयन गुण। ठीक, तो आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे और भी मान दिया है, कॉपर का प्लस में दिया है। इसका मतलब ये कभी एनोड बनता ही नहीं, ये हमेशा कैथोड बनता है। यानी इसका ऑक्सीकरण होता नहीं है, इसका अवकरण होता है, और जिसका अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रहण करता है, त्यागता नहीं है एनोड सेल में। इस कारण से इसको ऑक्सीकारक बोलेंगे। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ऑक्सीकारक, जो त्यागेगा वो अवकारक या अपचायक। अब इसका माइनस है तो ये अपचायक की तरह व्यवहार करेगा, ये एनोड बन सकता है। ठीक, हाँ, आपको ये सब मान याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा किसका इलेक्ट्रोड भी वो अधिक होगा, किसका कम होगा, कंपेयर करके। तो मान याद रहेगा तो आप बता देंगे। किसका ऋणात्मक कम होगा, किसका धनात्मक होगा, ये भी पूछ सकता है। फिर आगे यहाँ पे और देख लीजिए, इन सबको लिख लीजिए। यहाँ पे डिटेल में उनके बारे में लिखा गया है। फिर आगे देखते हैं। अब आता है आगे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व या उच्चतम ऑक्सीकरण का स्थायित्व। मतलब कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में भी अस्थायी होते हैं। इसलिए यहाँ पे कौन कौन से मतलब यौगिक है ना, यौगिक की बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए संक्रमण धातु के हाइलाइट के बारे में बात करेंगे। हाइलाइट में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, 2 जगह उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। पहला हाइलाइट, दूसरा ऑक्साइड। तो पहले हाइलाइट में देखेंगे। हाइलाइट में देख रहे हैं यहाँ पे 6 ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 4 है +4 ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पे 3 में है, 2 में है, घट रहा है। यानी वर्ग में नीचे आने पर, नहीं, बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीकरण अवस्था घटते जा रहा है। ठीक, हाइलाइट की ऑक्सीकरण अवस्था घटते जा रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे X लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, हाइलाइट ही होता है। लेकिन यहाँ पे X डैश है, फिर कहीं पे X डबल डैश है, तो कहीं पे X ट्रिपल डैश है। तो इसका मतलब क्या है हम लोग आगे देखेंगे। X रहेगा तो कौन सा हैलोजन लेंगे, X डैश रहेगा तो कौन सा लेंगे, और इनके लिए क्या होगा देखते हैं आगे। लिख लीजिए। यहाँ पे हमने देख लीजिए यहाँ पे आप लोग कि X बराबर है, क्या लेना है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों लेना है। लेकिन X डैश में आयोडीन को छोड़ देना है, X डबल डैश में फ्लोरीन को छोड़ देना है, X ट्रिपल डैश में केवल फ्लोरीन या क्लोरीन लेना है, बाकी नहीं लेना। क्लियर। अब आगे ये सब बातें हैं, मोस्ट बातें, इनको देख लीजिएगा। फिर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायित्व देने के क्लोरीन क्षमता या तो उसकी उच्च चालक ऊर्जा के कारण होती है। अच्छा, क्यों होता है यहाँ पे कारण बता रखा है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे भी है। ठीक, तो इसका मतलब भी वेनेडियम का +5 ऑक्सीकरण अवस्था, भी का मतलब 5 ऑक्सीकरण अवस्था। फिर आगे देखते हैं, इनको भी लिख लीजिए इसी के आगे। फिर देखते जाइए। अब आ गया 3D धातुओं के, ये गलत लिखा है, हाईलाइट नहीं होगा, हाईलाइट तो क्लियर हो गया, ऑक्साइड होगा यहाँ पे। तो ऑक्साइड में भी, ऑक्साइड तो ऑक्सीसाइड कर दी, ऑक्साइड ऑक्साइड में भी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं संक्रमण तत्व। तो इसको हेडिंग लगाइए, अब आगे दिखाता हूँ मैं। तो ये सभी यौगिक हैं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बने हुए ऑक्साइड। इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो आप डैश देख रहे हैं खाली है, मतलब
+7 ऑक्सीकरण अवस्था में केवल Mn ही एक है यौगिक तत्व जो यौगिक बनाता है ऑक्सीजन के साथ, बाकी सब नहीं बनाते। +7 में 6 में भी एक है, +5 में भी केवल एक वेनेडियम बनाता है, +4 में ये सब बनाते हैं, बाकी सब नहीं बनाते। आ रहा है समझ में बात? यहाँ पे +4 में ये बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते। +5 में ये लोग बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते। यहाँ पे एक स्टार दे दिया है, ये ऑक्साइड नहीं है, ठीक, ये मिश्रित ऑक्साइड है। मिश्रित मतलब दो ऑक्साइडों का मिलन है, यानी Mn2O2 Mn2O3 है और MnO मिला दीजिए, MnO तो Mn3 हो गया और O एक और O मिल गया, O4 हो गया, यानी ऑक्साइडों का मिश्रण है, इसलिए इसको स्टार दे दिया है। इसके बारे में आप आगे समझ जाएंगे। जहाँ स्टार का मतलब मिश्रित ऑक्साइड, यानी ये यौगिक नहीं है बल्कि दो ऑक्साइडों का मिलान करके लिख दिया गया है। फिर +2 में ये लोग बनाते हैं, +1 में केवल कॉपर ऑक्साइड बनता है बस। आगे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे इनको नोट कर लीजिए। यहाँ तक है, और ये चतुष्फलकीय होता है आयन, इसको याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं। अब आ गया आगे नया, उसी डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय गुण हेडिंग आ गया। तो चुंबकीय गुण VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 गुण मिलेगा आपको, एक प्रतिचुंबकीय, एक अनुचुंबकीय। इन दोनों का परिभाषा पूछ सकता है एग्जाम में। और प्रतिचुंबकीय क्यों होता है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब नहीं पाए जाते जिस तत्व में, तो प्रतिचुंबकीय व्यवहार दिखाता है। जैसे Zn जिंक धातु चुंबकीय नहीं होता, लेकिन जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है, दो लोग रहें या 3 4 5 अकेले में रहें, वो आप कक्षक में भरना सीखे होंगे। कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। एक मतलब केवल एक ही नहीं, एक का मतलब अकेला अयुग्मित हो, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, तो ये पूरा VBI अनुचुंबकीय, तो दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। आगे देखिए, ये सब भी है, इनको भी उन्हीं से संबंधित है, लिख लेंगे। और आगे अब आता है चुंबकीय आघूर्ण, ये पूरा VBI है। यहाँ से कई सारे सवाल आ सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण पूछ सकता है, या कंपेयर करने को कह सकता है, किसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इतना है तो किसका ज़्यादा होगा, ठीक। मैग्नेट्रॉन होता है बोर मैग्नेट्रॉन मात्रक, सूत्र ये हो गया। N क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का निकाला गया चुंबकीय आघूर्ण 1.73 आता है, तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विभिन्न आयनों का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पे निकाला गया है चुंबकीय आघूर्ण। इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है, तो इसके d ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका एक भी नहीं है। उसका चुंबकीय आघूर्ण चाहे परिकृत हो या अपरेक्षित कर लो, 0 ही आएगा, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो चुंबकीय गुण दिखाएगा ही नहीं। परिकलित अपेक्षित का मतलब क्या है? परिकलित मतलब जो कल्पना करते हैं हम कि 0 है तो 0 ही होगा, उसके आधार पे भी, जो प्रयोग से करके दिखाते हैं उसके आधार पे भी, ठीक। अब यहाँ पे 3D वैसे कोई लेना देना नहीं है, किसी एक को भी आप मान के चलेंगे तो चलेगा, ठीक। इसको भी मान लीजिए मेन, चलेगा, क्योंकि हम जनरली कैलकुलेशन ही करके देखते हैं सूत्र से ना। अब प्रयोग से कोई कौन देखने जाता है, किसके पास प्रयोग करने के लिए सामान है, तो हम कैलकुलेशन फॉर्मूला लगा के ही करते हैं जनरली। और 1 इलेक्ट्रॉन है तो इतना है 2, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना भी रहे होगा ही होगा। 5 4 5 के बाद 6 हो जाएगा, 6 होता ही नहीं है। 5 के बाद 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल में 5 खन्ने होते हैं, तो 5 ही तक ने एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक एक अकेला एक गो सभी खन्ने में। 6वां जैसे होगा तो पहला खन्ना जोड़ा में हो जाएगा, फिर केवल 4 अयुग्मित बचेंगे। तो ये देखो 4 बचा है,
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन छठवा हुआ तो 4 आयुग्मित बचे, 7 हुआ तो 3 बचे, 8 हुआ तो 2 आयुग्मित बचे। क्लियर कर दूं यहाँ पे? तो देखिए 1 2 3 4 5, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 होगा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लेकिन छठवा भर गया तो केवल 4 ही बचे ना अकेला में। जैसे फिर इसमें भी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 6 से 7 इलेक्ट्रॉन हो गया तब 3 बचे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो केवल 2 बचे, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया तो केवल 1 बचे, 10 हो गया तो 1 भी नहीं बचा। आ रहा समझ में? तो 8 हुआ तो 2 बचे। क्लियर? अब आगे देखिए, यहाँ पे जिसका पूरा हो गया डी ऑर्बिटल उसका 0 आ रहा है, यानी कि जब डी कक्षक खाली होता है पूरा तब 0 होता है, पूरा भर जाता है तब 0 होता है। तो यहाँ से एग्जाम में आ सकता है कि Zn2+ का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। रंगीन आयनों का बनना, तो ये रंगीन आयन भी बनाते हैं, जैसे सोना पीला होता है, चांदी सफ़ेद होता है, तो ये तो खुद भी रंगीन होते हैं, लोहा का रंग अलग है। और रंगीन आयन भी बनाते हैं। जब यहाँ पे क्यों बनाते हैं कारण भी दे चुका है, तो ये पूछ देता है एग्जाम में, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? तो उत्तेजन होता है इलेक्ट्रॉन का जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में, तो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका रंग बदल जाता है। समझ लेंगे आप, प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। यहाँ पे कारण दे दिया, तो ये इसको याद रखिएगा, पूरा नहीं लिखना है, कुछ मेन बात, ऊपर वाला ही मेन बात होता है। फिर आगे भर गया पन्ना, अब आगे देखते हैं। तो आगे विन्यास दिया है, आयन दिए हैं, उनके रंग भी दे दिए हैं। विन्यास मान लीजिए बाहर डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे में Fe3+, तो यहाँ ये रंगहीन होगा। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो रंगहीन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी ये रंगीन होगा, यही ध्यान देने वाली बात है। तो ये भी आई है, एग्जाम में आएंगे। इसका भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी रंगहीन होगा। बाकी जिसमें अयुग्मित है उसका रंग कुछ ना कुछ होगा, और बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल बस ये वाली बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और देखा जाए किसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है। तो सबका अयुग्मित है, इसलिए सब रंगीन है। आगे देखिए, यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि जिसका डी ऑर्बिटल पूरा भरा है वो भी क्या होगा? रंगहीन हो जाएगा। ठीक, इसे भी याद रखेंगे। अब आता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। इस पूरा VBI है, क्या होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, या और भी इसका नाम है। यहाँ पे इसको समझना ये जरूरी है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। यहाँ पे 2 सेट बन जाते हैं, इसी कारण से संक्रमण तत्व रंगीन आयन दिखाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। इसमें एक T2G सेट हो जाता है, एक TEG सेट हो जाता है। ठीक, T2G TEG, जो DXY ये देख रहे हैं इसको T2G कहा जाता है, और जो ये वाला देख रहे हैं इसको TEG कहा जाता है। ये लिगंड आने के चलते होता है। लिगंड क्या होते हैं? वो जटिल यौगिक आपने 9 क्लास में पढ़ा, अरे 9 अध्याय में पढ़ना है, इसी के आगे इसके बाद वाले में। जब के संक्रमण धातु से कई सारे अणु जुड़ जाते हैं अपना इलेक्ट्रॉन देकर, इसमें 2 सेट बन जाता है, इस कारण से वो रंगीन हो जाता है। तो इसकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है, इसलिए इसका 2 नाम रख दिया गया, T2G सेट, TEG सेट। आगे देखिए, यहाँ पे उसके बारे में लिख भी दिया है, इसको देख लीजिए। फिर आगे अब आता है DD संक्रमण, ये VBI है, इसको भी पढ़ना है, DD संक्रमण क्या होता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, इनको लिख लीजिए। अब आता है संकुल यौगिकों का निर्माण, यही लिगंड कहलाते हैं, जो ये सब जुड़े हुए साइड से 6 की संख्या में, 4 की संख्या में, इन्हीं को लिगंड कहा जाता है। इसके बारे में अध्याय 9 में डिटेल में जानना है, उसका भी बहुत ही जल्दी आएगा वीडियो। धीरे धीरे मैं सारा डाल दूंगा, सारा, दोनों किताब,
ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सब फिजिकल तो डाल दिया। ये इनऑर्गेनिक चल रहा है, अब ऑर्गेनिक चलेगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आता है उत्प्रेरकीय गुण, और ये पूरा का पूरा VBI है। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है, इसके उदाहरण, ये सब VBI है। इन सबसे एग्जाम में उठा देगा क्वेश्चन, या तो ज़्यादा नंबर का उठा दे, या एक नंबर का उठा सकता है पूरा। ठीक, इसको याद रखें। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे व्याख्या दिया है, यानी कैसे होता है वो भी बता दिया। फिर इतना यहाँ तक है, हाँ लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण, यानी डी ब्लॉक के तत्व अंतरकाशी यौगिक भी बनाते हैं। अंतरकाशी यौगिक क्या है कि जो भी यौगिक में जो कण है नियमित रूप से सजे हुए, उनके बीच में किसी तरह का कण आ जाता है तो उसे अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। इसको अध्याय 1 में आप पढ़े होंगे। अध्याय 1 ठोस अवस्था में अंतरकाशी यौगिक, फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष, वहाँ पे ये जो अपन पॉइंट देख रहे हैं 0.56, ये कोई यौगिक नहीं है। ये जो देख रहे हैं ये सब यौगिक नहीं है, बल्कि एक अनुपात में है। कि टाइटेनियम में कार्बन एक अनुपात में गया है, यानी एक टाइटेनियम का है तो एक कार्बन का अणु है उसमें। Mn4n में Mn4 यहाँ पे स्मॉल n रहेगा। मैग्नीशियम 4 है तो उसके साथ एक नाइट्रोजन परमाणु अंतरकाशी यौगिक बना रहा है, उसके बीच में जारक में आ गया है। उसी तरह वेनेडियम है, हाइड्रोजन में वेनेडियम 1 है तो उसमें हाइड्रोजन का 0.56% शामिल हुआ है। ये भाग है, यानी कि 100 भाग अगर उसमें वेनेडियम है तो उसमें इतना भाग हाइड्रोजन शामिल हुआ है। परसेंटेज के हिसाब से लिखा गया है यहाँ पे। क्लियर? अब आगे बस ये समझने वाली बात है, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं, केवल समझना है। आगे देखिए, जो याद करना मैं बता दे रहा हूँ VBI। अब आगे है कि संक्रमण धातु मिश्र धातु भी बनाते हैं, तो लिख लीजिए इनको। पीतल है, किनका किनका मिश्रण है, कांसा किसका किसका है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे अभी पीछे आपने देखा संक्रमण तत्वों का महत्वपूर्ण यौगिक, उसी के बारे में है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे यौगिक हैं और उनका गुण भी दिया गया है ऑक्साइड का, कौन अम्लीय होगा, कौन क्षारीय होगा, कौन उभयधर्मी होगा। तो Sc क्षारीय होता है इस अवस्था में, टाइटेनियम के ये होते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं। वेनेडियम में तीनों अवस्थाओं में तीनों गुणों वाला पाया जाता है। क्रोमियम का अम्लीय और उभयधर्मी पाया जाता है। और फिर Mn का भी है, Fe का है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। इनमें याद रखने योग्य कौन है ज़्यादातर, तो आप इसमें क्या याद रखेंगे? अब क्रोमियम की याद रख लीजिएगा, ये उभयधर्मी होता है। ठीक, और बाकी अम्लीय क्षारीय होते हैं, ये याद रखेंगे, इसे खास लेना देना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसी से संबंधित बातें हैं, उन सबको लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे ये दो महत्वपूर्ण यौगिक K2Cr2O7 KMnO4, इन्हीं के बारे में डिटेल में जानना है। पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इन्हीं से एग्जाम में उठाते हैं ज़्यादातर सवाल, तो इन सबको भी नोट कर लीजिए। अब मेन आने वाला है। अच्छा, ये समझ लीजिए ऑक्सीधनायन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीजन हमेशा माइनस ही दिखाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो धनात्मक रूप दिखाते हैं, धनायन। ऑक्सीधनायन है ये, मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, इसको भी याद रखें। फिर धातुओं के ऑक्सीडायन, यानी नेगेटिव वाले, चार्ज वाले, इसमें ये दोनों फेमस हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके बारे में इसको भी लिख लीजिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में
इसका सूत्र होता है ये पूरा पूछता है, ये पूरा का पूरा VBI है। इसका सूत्र पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है, ऑक्सीकरण अवस्था। आगे देखते हैं इसको। तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था पूछ सकता है, विरचन पूछ सकता है, ठीक, विरचन भी याद रखें। फिर कैसे कैसे होता है सारा विरचन यहाँ पे। समीकरण आपको याद करने ही पड़ेंगे, कुछ समझ के मिला लीजिएगा कैसे कैसे बना है। और इसका समीकरण का कोई ट्रिक नहीं होता, ठीक है, इसको याद ही करना पड़ता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी है निर्माण का तरीका। अब आता है गुण, क्या क्या इनका गुण होता है, इन सबको लिख लीजिए। और आगे वियोजित हो जाते हैं गर्म करने पर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे भी है गुण। ये रिएक्शंस पे याद रखिएगा, रिएक्शंस से सवाल उठा दिया जाता है क्वेश्चन परीक्षा में, ठीक। तो रिएक्शन को जरूर ध्यान दीजिएगा कि किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या होता है, ठीक। अब मेन जो आता है वो है आक्षेपकारक गुण। ये बहुत ज़्यादा VBI है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लेता है, समीकरण, ठीक, समीकरण पूछ लेता है इसका आक्षेपकारक गुण में। ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ये जो कोष्ठ में देख रहे हैं ये नवजात ऑक्सीजन है। नवजात मतलब ये नवा बना है, नया ऑक्सीजन जो केवल थोड़े समय के लिए बना है, ये रुकेगा नहीं, अस्थायी नहीं है, अस्थायी ऑक्सीजन है। अस्थायी ऑक्सीजन को ही नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे रिएक्शन है और सारे, इन सबको याद रखिएगा। जितने भी हैं आक्षेपकारक गुण सब के सब VBI हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में उठा देता है। पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को मुक्त करता है, या पूछ देगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, ये अम्लीय माध्यम है, पोटेशियम आयोडाइड को किस में बदल देता है, तो आयोडीन में बदल देता है। समीकरण लिखना पड़ेगा आपको पूरा डिटेल में इस तरह। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझे तो ये अम्लीय माध्यम ही लेना पड़ता है। तो पहले तो अम्लीय माध्यम में इतना में बदल जाता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। ये नवजात ऑक्सीजन पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है अम्लीय माध्यम में ही। अम्लीय माध्यम का मतलब समझते हैं कि पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 के विलयन में डाला गया, यानी H2SO4 का लिक्विड लिया गया बर्तन में, जैसे पानी लिया जाता है वैसे ही इसको भी लिया गया और उसमें इसको डाल दिया गया। अब जो बना उसमें फिर पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया गया, तब जाके ये बन गया। तो कैसे हुआ, ये समीकरण करके गुणा बैलेंस किया गया है, गुणा 3, ये 3 O है, इस O को भी बैलेंस करने के लिए 3 से गुणा कर दिया गया है। ये लगभग सबको आपको सब जगह एक ही जैसे नज़र आएंगे, इसलिए इसको याद, टेंशन नहीं होता याद करने में, इधर वाले को थोड़ा ध्यान देना होता है, ठीक। इसी तरह सब है। इसी तरह देखिए यहाँ पे कुछ आयनिक, ये है अपने वास्तविक रूप में, ये है आयनिक रूप में। पोटेशियम हटेगा तो ये 2- आ जाएगा, यानी पोटेशियम धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, ये ऑक्सोरिडायन है ना, इसलिए इस पर माइनस आवेश आएगा। कितना आएगा, 2 माइनस आएगा, क्योंकि पोटेशियम 2 बार जुड़ा है, तो ये जो 2 है इसके ऊपर आ जाएगा। अब वैसे भी पोटेशियम +1 रखता है, ये प्लस ये माइनस। हाइड्रोजन यहाँ पे ध्यान देंगे तो 7 दूना के 14 हाइड्रोजन है। यहाँ पे तो H2 दिखाई दे रहा है, लेकिन 7 से गुणा है तो 7 दूना के 14 हाइड्रोजन है। ये रह जाएंगे बिलियन में दिखाई देंगे, ये बिलियन में गायब हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं दिखाया गया। आयोडीन बिलियन में रह जाएगा, लेकिन पोटेशियम गायब हो जाएगा। जो गायब हो जाएगा उसको नहीं दिखाया गया, जो दिखाई देगा उसी को लिखा गया है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे भी ये दोनों गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये भी K है, ये सल्फेट है, ये दोनों गायब हो जाएंगे। यहाँ पे Cr2SO4 का होता है, Cr, इसमें से कौन बचेगा, Cr बचेगा। 3+ क्यों, क्योंकि SO3 से ये 3 बार जुड़ा है, इसलिए इसके ऊपर नहीं गलती बोल रहा हूँ। Cr जो है 2 बार है ना, 2 बार, तो इसके आगे 2 आ गया। SO4 इसके साथ कितना बार जुड़ा है, 3 बार, इसलिए इसके ऊपर 3 आवेश आएगा। वैसे भी इस तरह मैं आपको समझा देता हूँ। जब ये दोनों को आप तोड़िएगा तो ये 2 माइनस इसका आवेश बन जाएगा SO4 का, और 3 प्लस इसका आवेश बन जाएगा Cr का। ये ट्रिक होता है आयनिक यौगिकों में। फिर आयोडीन तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये गैस है, मुक्त हो गए। पानी में भी कुछ नहीं होता, ठीक।
इसी तरह मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। यानी मैं नोट्स के साथ साथ आपको बताते भी चल रहा हूँ ये सब क्या लिखा है। भाई आप पहली बार देख रहे होंगे या आपको कोचिंग में नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ से भी फ़ायदा हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं। ये सब समीकरण है और भी, मतलब कि ऑक्सीकारक गुण का मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ना है ना, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, तो वही ऑक्सीकारक गुण की बात कर रहा है। ठीक, क्योंकि ये ऑक्सीजन त्यागता है इसलिए ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। ठीक, जो ऑक्सीजन त्यागेगा वो ऑक्सीकारक, जो ग्रहण करेगा वो अकारक। अब यहाँ पे K2Cr2O7 का उपयोग दे दिया है, इसको भी देख लीजिएगा। अब आता है क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना। क्योंकि डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमेट से ही बनाया जाता है। जनरली पोटेशियम नहीं भी दे सकता, पोटेशियम हटा के केवल डाइक्रोमेट दे देगा, क्योंकि पोटेशियम ही तो यहाँ पे जुड़ता है K2Cr2। अच्छा, ये क्रोमेट है, केवल क्रोमेट से ही बनाया जाता है डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट का भी संरचना दे दिया। कैसा होता है क्रोमेट? ऐसा होता है, ये 2- जो चार्ज देख रहे हैं ये किसी 2 ऑक्सीजन पे लग जाएगा, इन 2 ऑक्सीजन में से पोटेशियम जुड़ जाएगा, इस पे या इस पे, दोनों में से किसी से जुड़ सकता है। ठीक, और ये VBI है क्रोमेट आयन इसकी संरचना पूछ सकता है। ठीक, इसको याद रखें। डाइक्रोमेट का भी देखेंगे, आगे देखते हैं। तो ये है डाइक्रोमेट का संरचना, इसमें 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन है, 3 यहाँ पे बीच इसमें, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए, मान लो ये और ये, तो यहाँ पे पोटेशियम दोनों से जुड़ जाएगा। अब आता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी पूरा VBI है, इसके भी सूत्र ऑक्सीकरण संख्या पूछ सकते हैं। ठीक, कैसे निकाला जाता है? तो इसका +1 माना जाता है, इसका -2 और 4 से गुणा कर देंगे 8 है, ये +1 उधर जाएगा, बचेगा, घटेगा तो आएगा 7। वैसे आप जानते ही होंगे। फिर विरेचन कैसे किया जाता है यहाँ पे लिख दिया है। विरेचन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका ऑक्सीकारक गुण, तो उसे पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विरेचन दे रखा है, यहाँ पे जो भी आयनिक रूप में लिखा है, कैसे लिखा है मैं बता चुका हूँ आपको। फिर यहाँ पे औद्योगिक विधि और आसान तरीके में यहाँ पे मेन बात को क्लियर कर दिया है शॉर्टकट में। ठीक, मेन बात क्लियर होना चाहिए, बाकी कैसे भी शॉर्ट में लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो चलता है। ठीक ना, मेन बात, हमें मेन रिजल्ट चाहिए यहाँ पे। फिर आता है प्रयोगशाला विधि, फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आ गया गुण, इनका गुण लिख लीजिए। अब आता है ऑक्सीकारक गुण, और यही है मेन VBI। ये भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन को निकालता है, नवजात ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन का त्याग करेगा वो भाई ऑक्सीकारक होगा, इसलिए ये ऑक्सीकारक गुण इसमें पाया जाता है। ऑक्सीकरण गुण या ऑक्सीकारक गुण एक ही बात है। फिर कैसे कैसे उदासीन विलयन से कैसे करता है? अच्छा, उदासीन विलयन में भी A B C करके होगा, तो इसलिए पहला उदासीन है उसमें A नंबर। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे यहाँ पे भी वही वाली बात है, नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, बैलेंस करने के 3 से गुणा कर दिया, ये बन गया। फिर आयनिक रूप में भी लिखा गया है। फिर इसमें A ही है, B नंबर नहीं आया इसमें। अब दूसरा आ गया क्षारीय माध्यम में, जैसा किताब में दिया है वैसा लिख दिया गया है, थोड़ा सजाने के लिए ABCD कर दिया गया है। ठीक, अब क्षारीय माध्यम में A है, A नंबर। क्षारीय माध्यम समझते हैं, क्षार में पहले डाल के, माध्यम की जब भी बात करेगा तो अब विलायक समझिएगा कि क्षार एक विलायक है, बड़ा सा बर्तन में रखा गया, उसमें इसको डाल के तब अभिक्रिया कराई जा रही है पोटेशियम आयोडाइड से, तो रख दिया गया। फिर यहाँ पे यह अभिक्रिया हो गया। तीसरा आ गया अम्लीय माध्यम, इसमें भी A नंबर, B नंबर है ही नहीं। ठीक, एक ही अभिक्रिया दिया था कि NCERT में। फिर ये रहा, अब इसको लिख लीजिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे समीकरण है, इसको भी नोट कर लीजिए। अम्लीय माध्यम में कई सारे कंडीशन है, B कंडीशन भी आ गया, तो इसको भी याद रखिएगा, सब याद रखिएगा, ध्यान देते रहिएगा। और
और नहीं याद होगा तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, काहे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आएंगे, आसान भी होंगे, आप याद भी कर लेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिर ये है सी नंबर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर आ गया डी नंबर, और भी आगे दिखा रहा हूँ मैं आपको। आगे देखते हैं। ई नंबर भी है यहाँ पे, सल्फाइड को सल्फेट में बदलने वाला। और यहाँ पे एफ नंबर है, नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। और बस इतना ही है, अब ऑक्सीकरण गुण नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब आता है KMnO4 का उपयोग कहाँ कहाँ है देख लीजिए। फिर आता है मैग्नेट और पर मैग्नेट आयनों की संरचना। ये ऐसे होते हैं इनकी संरचना, ये हरा होता है, ये नीले लोहित होता है। 2 माइनस, 1 माइनस यहाँ पे, 1 माइनस यहाँ पे। इसमें तो एक ही माइनस होता है, पर मैग्नेट में 1 माइनस होता है। अब आता है दूसरा ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक के बाद नीचे जो रहता है एफ ब्लॉक, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये पूरा VVI है। ठीक है, एफ ब्लॉक ये भी कहाँ कहाँ VVI होगा मैं बता दूंगा आपको। इसको अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एफ ब्लॉक के बारे में, तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षा में जाता है, उप कक्षा में, उसे एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। अब क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट कारण दिया है। ये भी आ सकता है परीक्षा में कि आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। और यहाँ पे कहाँ से संबंधित है, इसका सामान्य सूत्र ये बाह्य विन्यास, इससे भी संबंधित आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखें इसको भी। ये 2 श्रेणी में बटा है, 4F 5F, लैंथेनाइड एक्टिनॉइड नॉयड। 4F का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन सभी के सभी 4F में जाते हैं, F ऑर्बिटल के चौथे कक्षा में। और एक्टिनॉइड का 5वें कक्षा के F ऑर्बिटल में जाता है। अब लैंथेनाइड के बारे में समझेंगे, कहाँ से शुरू होता है ये। C58 से Lu 71 तक चलता है, लेकिन शुरू में लैंथेनम आता है। लैंथेनम BC में क्यों शामिल है, इसका स्पष्ट कारण यहाँ पे दिया है। अब आगे देखते हैं। यानी ये वर्ग लैंथेनम वर्ग 3 में आता है, वर्ग 3 में, इसीलिए सभी के सभी लैंथेनाइड वर्ग 3 में ही आते हैं एक तरह से समझिए तो। आगे देखते हैं। यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, इनके लिए Ln प्रयोग किया जाता है, लैंथेनाइड के लिए, ये भी याद रखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा समझिएगा। लैंथेनम का भी ले लिया गया इसी में, जेनॉन के आधार पर लिखा गया इसका, क्योंकि इसका 54 होता है। 5D1 है, 6S2 है, इसमें 4F नहीं आता। यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी ये वाला, तो क्या बचेगा, 5D1 बचेगा। 3 त्याग देगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 4F 0 रहेगा। लेकिन वैसे भी इसमें 4F 0 होता है, कुछ भी नहीं होता। तो अब Ln 4+ यानी 4 इलेक्ट्रॉन कभी त्यागता है नहीं लैंथेनम, इसलिए इसका डैश मार दिया। उसी तरह सबका दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3 त्यागेगा, 4 त्यागेगा तो क्या होगा। ठीक, विन्यास को ध्यान देंगे थोड़ा सा, और कुछ ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं, केवल समझना इसको। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे भी और सारे विन्यास है, कुल लेकर 14 तत्व है, तो यहाँ तक और भी है, देख लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे परमाणु और आयनिक आकार। चलिए आगे देखते हैं। तो परमाणु आकार में आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। परमाणु आकार में केवल परमाणु जब अपने परमाणु मूल रूप में रहता है तब बात करते हैं। आयनिक आकार में जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब बात करते हैं। तो नीचे देखिए परमाणु आकार घटते जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे भी देखिए तो ये भी घटते जा रहा है। नियमित ही परिवर्तन है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे एक समान है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है, नीचे घटते जा रहे हैं एक समान। यहाँ पे थोड़ा अधिक है, इसका ग्राफ से आप समझ जाएंगे आगे। तब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे भी है ये सब, इसको भी नोट कर लीजिए। अब ये कैसे घट रहा है, आयनिक त्रिज्या यहाँ पे दिखा रखा है।
बहुत ही कम परिवर्तन, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आयनिक, मतलब कि आयनिक त्रिज्या में एक नियमित परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा गया है। ठीक, थोड़ा और नीचे झुक के जाएगा, किताब में से देख के बना लीजिएगा। और ये 3+ का है, ये 2+ का इनका दिखाया है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है आगे संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या। यहाँ पे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का दिया है तो एफ ब्लॉक का, लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक के इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो एफ ब्लॉक है वो इसी डी ब्लॉक से ही आया है। लेंथेनम के बाद हाफनियम और लेंथेनम के बीच वाले में आया है ये लेंथेनॉइड। यहाँ पे परमाणु आकार कैसे घटता है, दाएं से बाएं से दाएं जाने पर, इसको देख लीजिए। यहाँ से यह है लेंथेनम वर्ग 3 और आवर्त 6, तो यहाँ से लेंथेनम का शुरुआत होता है, यानी लेंथेनम और हाफनियम के बीच में आता है ये, इसी कारण से। वैसे ध्यान से देखेंगे तो 57 है, तब यहाँ से 58 शुरू, 58, 59, 60, 61, उसके बाद 72 यहाँ पे आया, 57 के बाद 72, यानी 71 यहाँ तक है। यानी लेंथेनाइड वास्तव में एफ ब्लॉक वाले डी ब्लॉक के ही तत्व है, लेकिन इनको अलग रखा गया क्योंकि इनमें एफ ऑर्बिटल भरता है। इसी तरह एक्टिनॉइड भी है। तो यहाँ पे त्रिज्या को ध्यान से देखें तो त्रिज्या दाएं से बाएं घट रहा है, बाएं से दाएं घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये डायरेक्ट बहुत ज़्यादा घटा है, तो ये इसका कारण यहाँ से है 187, फिर इसका घटा, तब यहाँ से चालू हो गया घटना। तो त्रिज्या घटती है बाएं से दाएं जाने पर, वही बताया है, इसको भी नोट कर लीजिए। लेंथेनाइड आकुंचन का कारण क्या है ये भी दे रखा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा है इसको नोट डाउन करते चलिए, फिर आगे देखते हैं। आगे ऑक्सीकरण अवस्था, इन सब पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे एफ ब्लॉक के तत्व से ज़्यादा कुछ नहीं, बस शुरू में जो हमने पढ़ा वही पूछता है और कुछ नहीं पूछता ज़्यादातर। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था विभिन्न स्थिति में दिया है, इन सबको नोट कर लीजिए। और यहाँ तक है, और आगे देखते हैं। अब आ गया सामान्य अभिलक्षण, इसमें भौतिक अवस्था फिर विभिन्न अवस्थाएं को दिखाएगा, देख लेते हैं। ये सब भी चांदी की तरह होते हैं, गलनांक भी दिया है इनका, चालकता भी दिया है। फिर आगे देखते हैं, सब धातु ही है। फिर यहाँ पे घनत्व दिया है, फिर रंगीन आयन, और ये ध्यान देने वाली बात है, रंगीन आयन सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो रंगीन होगा, जिसमें नहीं होगा वो रंगहीन होगा। इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी 7 है ना, तो ये अस्थाई है। इसमें तो है F4F 14 है, तो ये भी रंगहीन है। वैसे इसको याद कर लीजिए, ये भी रंगहीन होता है। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे ये सब भी तत्व आयन दिए हुए हैं, इनका रंग भी दिया है, ठीक। और चुंबकीय गुण आ गया। वैसे ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझ लीजिए। और देखिए, अब आयनन एंथैल्पी देख लेते हैं आगे। यहाँ पे आयनन एंथैल्पी भी दिया है। अब आता है रासायनिक गुण, ये पूरा VBI है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका आगे मैं दिखाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अब मेन दिखाता हूँ आपको, इसको भी नोट कर लीजिए। ये मेन है कि लेंथेनाइड से अम्ल का अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, इससे अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, ये पूरा याद रखिएगा शॉर्टकट में। ये ऑब्जेक्टिव एक नंबर में काम आ जाएंगे, ठीक, 2 नंबर में भी काम आ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर है लेंथेनाइड का उपयोग, तो उपयोग कुछ खास नहीं, सब धातु ही है। अब आगे आते हैं एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड के बाद आता है एक्टिनॉइड। तो इनका याद रखने योग्य है कि कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं, फिर एक्टिनॉइड को इसमें क्यों शामिल किया गया है ये लिख दिया है। फिर आगे देखते हैं, फिर एक्टिनॉइड को क्या कहते हैं, ये सब एक नंबर में सवाल आ जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं, सब याद रखेंगे। और भी इसमें विशेष बात दिया है, इसमें पोलोनियम यूरेनियम इसी में आता है, तो इसलिए इनको विशेष रूप से याद रखें। यूरेनियम पोलोनियम रेडियोधर्मी तत्व है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका, तो ये भी
एम अवस्था में इस रूप में पाए जाते हैं। 16 में 4f खाली रहता है, 5 इनमें पाया जाता है। और यहाँ पे एम रहेगा, यानी एक भी इलेक्ट्रॉनिक त्यागा रहेगा तो ये अवस्था रहेगी। 3 त्यागेगा तो ये अवस्था हो जाएगी, ये जी खत्म हो जाएगा। 5f इसमें 0 बचेगा। 4 त्यागेगा तो कुछ नहीं है, इसमें अभी तक खोजा नहीं गया है। बाकी सब तत्व यहाँ पे है। यूरेनियम का एकदम याद रखें, यूरेनियम का याद रखें और प्लूटोनियम का याद रखें। परमाणु संख्या भी याद रखें, ये ज़्यादातर इनसे सवाल पूछ दिया जाता है एग्जाम में। अब यहाँ पे 1 क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लिखा जाता है। विन्यास लिखना सिखाया, इसमें इसका सामान्य विन्यास लिखा गया है ऊपर। अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे इन सबको नोट कर लीजिए। अब आइए और कुछ भी बातें हैं, फिर आगे देखते हैं। फिर आ गया आयनिक आकार, इसको नोट कर लेंगे। आयनिक आकार घटते जाता है। आयनिक का है तो यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जनरली ये धातु तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। आयन में ऋणायन भी आ जाते हैं माइनस वाले, लेकिन ये प्लस में ही रहेंगे। देखिए घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। यहाँ पे 111 पे 103 घट रहा है, इधर भी घट रहा है 4 वाला। तो दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं जाने पर घटते रहता है। कारण क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन और पास चले जाते हैं। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे जो डस्ट दिखा रहा है, यानी इनका अभी तक खोजा नहीं गया है, नहीं निकालना जटिल है, इसलिए नहीं निकाला जा सका है। फिर आगे लिखा है, कुछ बातें लिख लीजिए। आकुंचन, हाँ एक्टिनाइड आकुंचन, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, एक्टिनाइड आकुंचन को। फिर आता है ऑक्सीकरण अवस्था, आगे देखते हैं। इनका ऑक्सीकरण अवस्था देखिए ध्यान से, तो पहले 3 है, केवल ये एक दिखाता है, ये भी केवल एक दिखाता है, और उसके बाद बढ़ रहा है सभी का ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक। लेकिन फिर उसके बाद घटने लग रहा है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक। इससे क्यों होता है तो इसको आगे दिखाया जाएगा आपको, इससे लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है और भी उसके बारे में। फिर आता है सामान्य अभिलक्षण, इसमें भौतिक अवस्था आएगा। इसको कुछ याद करने की विशेष जरूरत नहीं है, ठीक, केवल समझ लीजिए। अब रासायनिक क्रियाशीलता आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखते जाइए। फिर आगे आ गया चुंबकीय गुण, फिर आगे देखते हैं। फिर आगे आ गया आयनन एंथैल्पी। तो मैंने जो भी बताया बस आप उसी को याद कीजिए अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो यहाँ पे है अब एक्टिनाइड के उपयोग, और ये है लास्ट, इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ से नोट्स कंप्लीट होता है पूरा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 9 का, उपसंयोजक यौगिक का, वो भी जल्दी आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।